नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। कप्तान कहीं का भी हो, अगर वो अपने तरीके से खेलता है, अपने तरीके से बयान देता है, अपने तरीके से सियासत गढ़ता है तो अच्छा लगता है। विराट कोहली ने शानदार शतक जमाया, भारतीय टीम जीत गई। नरेंद्र मोदी अपने मिजाज से गुजरात से चले दिल्ली में बीजेपी के नेताओं को परास्त करते हुए पीएम की दौड़ में हैं, शायद अच्छा लग रहा होगा। रामविलास पासवान पहली बार ताल ठोक रहे हैं, हर किसी को आईना दिखा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन अपने तौर पर राहुल गांधी कहीं ना कहीं फिसल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। जाहिर है ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी कप्तान कुछ भी करे, चाहे वो नेवी का कप्तान ही क्यों ना हो, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया, अच्छा लगा। आइए आज जरा टटोलेंगे इन सारे कप्तानों में से सिर्फ एक कप्तान को, और उस कप्तान का नाम है मोदी मंजूर है। मोदी कप्तानी के तौर पर इस देश के सामने आकर खड़े हुए हैं और तमाम राजनीतिक दल जिस तरीके से कुलांचे भर रहे हैं उसमें कई चीज सामने आ रही है। सवाल यह नहीं है कि दरअसल रामविलास पासवान कल रात अंधेरे में नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, कुछ ऐसा ही सेट किया गया है कि रात में मिले वो 12। लेकिन यह तस्वीर क्या बतलाती है, हम इसके आगे की परिस्थिति बतलाते हैं। दरअसल ये एक अंतरिक्ष में स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी के साथ रामविलास पासवान आ चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू के आएंगे, जगन मोहन रेड्डी, जयललिता, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, ओम प्रकाश चौटाला और प्रफुल्ल महंत इसलिए उस तरफ थे कि वो तो कभी भी आने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस फेरिस्त को समझिए। इस फेरिस्त का मतलब यह है कि दरअसल बिहार में रामविलास पासवान, चंद्रबाबू नायडू को आप तेलंगाना से जोड़ सकते हैं, जगन मोहन रेड्डी सीमांधारा से जोड़िए, जयललिता तमिलनाडु से, ममता बनर्जी बंगाल से, नवीन पटनायक उड़ीसा से, मायावती यूपी से। दरअसल ये ऐसे राज्य हैं जो चेहरे हमने लगाए हैं जहां पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, छत्रपों का राज है। छत्रपों को साधने के लिए मोदी का ये पूरा प्रैंक पिच रहा है, मिशन 2014, यानी 272 तक खुद नहीं पहुंचे तो ये सारी परिस्थितियां अपने साथ आ सकती है। हम आपको बतलाएंगे दरअसल ये खेल किस रूप में शुरू हो रहा है। लेकिन आइए उससे पहले जो पहले खिलाड़ी हैं रामविलास पासवान, वो सबसे पहले ऑर्बिट में क्यों आ गए, जरा उनकी बात सुनिए और उनके तेवर और तलखी को देखिए। कल तक जिनके साथ थे आज क्या क्या कह रहे हैं। वहाँ हमने देखा, हमारी आंख से आंसू गिर गया था जब मैंने देखा उनको जेल में, उनसे पूछिएगा। लेकिन बातचीत शुरू होने के बजाय उल्टे कहा जाने लगा कि लोजपा की क्या हैसियत है, 3 सीट पर लड़ना है तो लड़े, नहीं तो जाए, 2 सीट पर लड़ना है तो लड़े, या क्या कहते हैं कि जाए। 2 बार सोनिया जी से मिले, 2 बार सीपी जोशी से मिले। लेकिन जब आप मान लेते चुनाव का दरवाजा खटखटा रहा है और अभी तक आप कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो उस परिस्थिति में पार्टी के सामने में क्या विकल्प बचा है। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस क्या कहते हैं कि हैं, दोनों एक मोर्चा में हैं। ममता बनर्जी नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी और लेफ्ट पार्टी नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी एक फ्रंट में हैं। तो जब है ही नहीं तो थर्ड फ्रंट क्या है। यह वाकई एक अद्भुत त्रासदी है या सियासत की एक नई बिसात आप कह सकते हैं। कल रात में माना यह जा रहा है कि मुलाकात होगी रामविलास पासवान और नरेंद्र मोदी की। कल का दिन 27 फरवरी, गोधरा कांड इसी दिन हुआ था, 12 बरस पहले। कह सकते हैं बरसी है, कह सकते हैं ये मुलाकात। और गोधरा और गुजरात में जो हुआ इसको देकर ही बाकायदा रामविलास पासवान एनडीए से बाहर निकल आए थे। बड़ा हिम्मत का काम किया था। और सोचिए उस वक्त रामविलास पासवान निकल आए थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला मंत्री बने रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ ही खड़ी थी। उनको इस्तीफा देने में उसके बाद भी तकरीबन 8 महीने लग गए थे। चलिए ये इतिहास की बात आप कह सकते हैं, लेकिन इनके पन्ने पलटने जरूरी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मोदी अगर मंजूर हैं, और जो जिक्र हम कर रहे थे जिस ऑर्बिट का, आइए जरा एक रिपोर्ट दिखलाते हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल मिशन 272 फेल, तो उससे इतर मोदी की नई बिसात क्या कहती है। यह वो तस्वीर है जिसे लेकर 2014 की चुनावी बिसात पूरी तरीके से टिकी हुई है। कुल 263 सीट, और इसमें वो सारे छत्रप हैं जो ना तो बीजेपी के साथ हैं ना ही कांग्रेस के। लेकिन इसको लेकर होड़ मच चुकी है और मोदी आगे चल रहे हैं। जरा नजरिया देखिए, यूपी, बिहार, सीमांध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा की कुल 263 सीट, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है ही नहीं। यानी इन राज्यों के छत्रपों के सामने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कमजोर है। तो चुनावी मैदान में टकराने के समानांतर चुनावी रणनीति का गणित साधना भी दोनों के लिए जरूरी हो चला है। और पहली बाजी मोदी ने मारी है। यूपी की 80 सीटों पर दलित चेहरे के जरिए सेंध लगाने का पहला प्रयास अगर उदित राज के जरिए मोदी ने किया, तो भविष्य के संकेत मायावती के लिए भी खुले हुए हैं।
क्योंकि मायावती की टक्कर यूपी में मुलायम से है और मौलाना मुलायम जिस छवि के आश्रय सियासत करते रहे हैं उसमें मायावती फिट बैठती नहीं या मायावती से उनका 36 का आंकड़ा रहता है। तो ऐसे में मायावती को जब भी चुनावी लाभ चाहिए या फिर गणित के हिसाब से अपने अनुकूल सहूलियत, तो वो मोदी के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगी। वहीं बिहार में मोदी को पासवान का साथ कल की बैठक के बाद मिल जाएगा, यानी नीतीश कुमार ने जो दाग दिया उससे इतर पासवान उस दाग को मिटा देंगे। वहीं सीमांध्र में जगन रेड्डी जिस तरह कांग्रेस से खार खाए बैठे हैं और आंध्र बंटवारे के बाद अपनी सीमित राजनीति का ठीकरा कांग्रेस की पहल को अलोकतांत्रिक बताकर फोड़ रहे हैं, उसने भविष्य में जगन रेड्डी के नरेंद्र मोदी के साथ जाने के संकेत तो दे ही दिए हैं। बीते दिनों राजनाथ सिंह से खुली मुलाकात ने भी इस यारी की पुष्टि की थी। जबकि तेलंगाना में खिलाड़ी के तौर पर चंद्रबाबू नायडू को जगन की तरह घाटा तो नहीं हुआ, लेकिन चंद्रबाबू भी सिमटे जरूर हैं। मगर चंद्रबाबू खुले संकेत दे चुके हैं कि गठबंधन के लिए उनके कदम बीजेपी की तरफ ही बढ़ेंगे, तो मोदी को लाभ यहां भी मिलेगा। तमिलनाडु में जयललिता की टक्कर करुणानिधि से ही होनी है और कांग्रेस या बीजेपी उनके लिए कभी कोई चुनौती रहे नहीं। तो तीसरा मोर्चा जैसे ही फेल होता है या फिर मोदी को जरूरत अगर जयललिता की पड़ेगी तो जयललिता से मोदी की निकटता रंग दिखा सकती है। यानी तमिलनाडु की 39 में से सबसे ज्यादा जीत के बावजूद जयललिता मोदी के साथ खड़े होने से कतराएगी नहीं। जबकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी आमने सामने हैं। कांग्रेस और बीजेपी हाशिए पर है। मुस्लिम वोट बैंक काफी बड़ा है, तो चुनाव से पहले ममता किसी के साथ जा नहीं सकती। लेकिन चुनाव के बाद अगर ममता की राजनीतिक हैसियत बड़ी होती है और बंगाल के लिए उसे विशेष पैकेज से लेकर तमाम सुविधाएं चाहिए, तो फिर वह मोदी के साथ जाने से रुकेंगी भी नहीं। यानी उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सवाल बंगाल का होगा। वहीं उड़ीसा में नवीन पटनायक के सामने कांग्रेस खड़ी है और चुनाव के बाद अगर राज्य के विकास के लिए केंद्र से मदद का सवाल उठता है और ऐसा लगता है कि केंद्र में मोदी आ रहे हैं, तो उसकी एवज में नवीन पटनायक को मोदी के साथ जाना पड़े। जबकि गठबंधन की सियासत में राहुल गांधी की हथेली खाली है। यूपी में किसी के साथ जा नहीं सकते। बिहार में लालू यादव के अलावे नीतीश कुमार हैं जरूर, लेकिन गठबंधन का साथ मोदी के असर को कितना बेअसर कर पाएगा यह दूर की गोटी है। ध्यान दें तो जगन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, जयललिता, करुणानिधि, ममता बनर्जी, प्रकाश करात, नवीन पटनायक, मुलायम सिंह यादव और मायावती, इन सभी में से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो राहुल गांधी के साथ गठबंधन करे। और देश के भीतर झांके तो सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है चंद्रशेखर राव का, यानी टीआरएस का, जो तेलंगाना के बनने के बाद कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं और इसके संकेत भी उन्होंने देने शुरू कर दिए हैं। तो सवाल यही है कि 263 सीट जहां कांग्रेस और बीजेपी को सीधे नहीं टकराना है, वहां मोदी गठबंधन का राग छेड़ चुके हैं, जो उनके 272 के मिशन फेल होने के बावजूद मोदी का नाम लेकर पीएम के पद तक पहुंचा सकता है। यानी जो ये सोच रहे हैं कि 272 का मिशन अगर मोदी ना छू पाए तो गठबंधन के दौर में वो पीएम तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये रास्ता एक नया बन रहा है। दरअसल इस नए रास्ते के कई मतलब है। हो सकता है लालकृष्ण आडवाणी सोच रहे हो कि एक वक्त ऐसा है जब गठबंधन बड़े करने की बात हो तभी सत्ता मिले तो उनका नाम आगे आ जाए। हो सकता है ये सुषमा स्वराज सोचे, हो सकता है जेटली सोचे, हो सकता है राजनाथ सोचे, कोई भी सोचे, लेकिन मोदी उससे पहले अगर बिसात बिछा लेते हैं तो ये वाकई महत्वपूर्ण होगा। दोबारा लौटते हैं इसी सवाल पे कि मोदी मंजूर है, पासवान दरअसल कल मिलेंगे, तो कल का दिन हमने जिक्र कर ही दिया, गोधरा कांड की वजह से जाना जाता है। 27 फरवरी मुलाकात कल होगी। लालू इस बात को शायद भूले नहीं है। लालू से जब पासवान को लेकर आज पूछा गया, तलखी उनमें भी थी। अगर उन्होंने कहा है कि भाव नहीं दिया कांग्रेस ने, लालू यादव जी ने, तो भाव नहीं देने की बात होती कि इनको हम लोग पार्लियामेंट राज्यसभा में बिल फुल के साथ नहीं, लगातार हमारी कोशिश रही है कि आज सबसे बड़ा भाव देने लेने का नहीं है, सांप्रदायिकता का थ्रेट है। सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए, देश को बचाने के लिए 14 के दंगल में भारत टूटेगा, भारत रहेगा, ये एजेंडा है देश का। कौन किसको क्या सील दिया, भाव दिया, नहीं दिया, बातचीत होती है और ओपन लगातार हम संपर्क में रहे हैं। हम परसों भी फोन किया, आज भी टीवी पर हमने पटना से बात की। लालू कुछ भी कहें, कितनी भी शालीनता से कहें, लेकिन भारतीय राजनीति का एक सच तो बड़ा साफ है, अगर आप सत्ता में नहीं है तो आपको कार्यकर्ता से लेकर अपने नेता तक को थामना बड़ा मुश्किल होता है। लालू इन परिस्थितियों को समझ रहे हैं, रामविलास पासवान समझ चुके हैं और नीतीश कुमार को इससे गुजरना है। अब इस परिप्रेक्ष्य में जरा बिहार की राजनीति में घुसिए और सोचिए, जिस नीतीश कुमार ने
नरेंद्र मोदी के नाम के सामने आने के साथ ही गठबंधन तोड़ दिया। उनसे ज्यादा कड़े तरीके से विरोध करने वाले पासवान आज मोदी के साथ खड़े होने की स्थिति में आकर हो गए। बिहार की राजनीति क्या कहती है? जो परिस्थिति है और जिस तरह से आजकल जो पार्टी है, जैसे अटल अडवाणी जी के जमाने में एक विश्वास के साथ सब चलता था, आज हमको लगता है कि ये कठिन हो गया। 17 बरस पुराने सहयोगी जेडीयू ने पिछले साल गर्मियों में जब मोदी के नाम पर अपना रास्ता अलग कर लिया तो सवाल यही उठा कि मोदी के लिए सहयोगी आएंगे कहां से। गुजरात दंगों का सवाल भूत बनकर उनका पीछा करता रहा, लेकिन उसी बिहार से रामविलास पासवान सामने आए हैं जो मोदी के बगलगीर बनते दिख रहे हैं। पार्टी ने अभी फैसला लिया है कि हमारे विकल्प खुल गए हैं। अभी तक विकल्प हमारा खुला नहीं था, विकल्प हमारा खुल गया है। और उसमें जहां तक आपने कहा कि भाजपा के संबंध में कहा, तो पार्टी में जो सदस्यों की राय थी उसके विपरीत में भी नहीं थी। और कल यानी गुरुवार को मोदी से पासवान की मुलाकात की संभावना भी है। वो मुलाकात आगे उम्मीदों की नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकती है। पासवान का साथ मिलने से बीजेपी ये कह सकती है कि मोदी दूसरे दलों के लिए अछूत नहीं है, और पासवान कह सकते हैं कि गुजरात दंगों के सवाल पर ही हमने तो वाजपेयी सरकार से सबसे पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जब अदालत ने मोदी को क्लीन चिट दे दी तो हम कौन होते हैं सवाल उठाने वाले। अब अदालत से दोषी लालू प्रसाद यादव के साथ जाएं या क्लीन चिट पाए मोदी के साथ। इस आपसी तरफदारी में बिहार की 40 सीटों में बीजेपी पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 7 से 8 सीट दे सकती है। यानी स्थितियां देखिए, कल तक नीतीश बीजेपी को सीट देते थे, अब बीजेपी पासवान को सीट देगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों की ज्यादातर क्या राय थी वो पार्टी का एक अंदरूनी मामला है। जब तक हम लोग इसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले लेते हैं, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको बोलने का अभी कोई मतलब नहीं है। और जिस दिन अब क्योंकि आज के बाद विकल्प खुले हैं पार्टी के, अब पार्टी इस पे अब आगे मंथन करेगी कि अब हमें कौन से विकल्प के साथ जाना है। मगर पासवान जो समझे, इस गठबंधन से पासवान से कहीं ज्यादा बीजेपी को लाभ होगा, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि दलित वोट बैंक में पासवान के जरिए बीजेपी सेंध लगाएगी, बिहार में मुस्लिमों को रिझाएगी, और मोदी उस दाग को दामन से मिटा हुआ बताने से नहीं हिचकेंगे जिस दामन को नीतीश कुमार ने दिखाकर गठबंधन तोड़ा था। यो बिहार में दलित और मुस्लिम के कुल 35% वोट हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में इस 35% में से बीजेपी और एलजेपी को मिलाकर 9% से कम वोट मिले। लेकिन सवाल है कि पासवान तब लालू और कांग्रेस के साथ खड़े थे, बीजेपी नीतीश कुमार के साथ थी, और 2014 में बीजेपी को नीतीश से भी टकराना है और लालू प्रसाद यादव के साथ कांग्रेस से भी। वहीं पासवान का तो पाला ही बदल जाएगा। तो पासवान को लेकर सच यही है कि वह सत्ता से बाहर रहना नहीं चाहते, और बीजेपी हर हाल में मोदी के दागदार दामन को पासवान के जरिए बिहार में ही धोना चाहती है। एक समय सबसे ज्यादा अंतर से लोकसभा का चुनाव जीतकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने वाले रामविलास पासवान ने पिछले 5 सालों में बहुत बुरा वक्त देखा है। इन 5 सालों ने उन्हें ये सिखा दिया कि अगर सेकुलरिज्म की रक्षा करनी है तो सत्ता में होना ज़रूरी है। इसलिए वो मोदी से परहेज को भूलकर बीजेपी के साथ चाय पर चर्चा को तैयार हो गए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन के भीतर ही इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। सत्ता क्या क्या रंग ना दिखाए, लेकिन सत्ता के जरिए जुबान फिसल जाती है क्या? दरअसल अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ी तीखी टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने मोदी की मौजूदगी में इस बात का जिक्र कर दिया कि किस तरीके से मोदी की पहचान क्या है और राहुल गांधी की पहचान क्या है। ये दोनों की तुलना जिन शब्दों के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान ने की है, मोदी को मूछ का बाल बता दिया और राहुल गांधी को पूछ का बाल। आइए जरा सुन लीजिए कहा क्या। एक तरफ वो नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ राहुल गांधी जी है। मैं कई बार तुलना करता हूँ तो सोचता हूँ एक कहावत याद आ जाती है, कहाँ नरेंद्र मोदी जी और कहाँ राहुल गांधी जी, कहाँ मूछ का बाल और कहाँ पूंछ का बाल, कोई तुलना ही नहीं है लोग। मुश्किल यही है कि सियासी बिसात पे हर कोई ताली बजाता है और हंगामा होता है, और उसके बाद ये बात इस रूप में हो जाती है, लगता है इस देश की संस्कृति हो चली है। शायद राजनीति का यही मिजाज है। मसला सिर्फ शिवराज सिंह चौहान का नहीं है। सलमान खुर्शीद साहब विदेश मंत्री हैं, सुनिए क्या कहा, कैसे कहा, कब कहा। तुम इतने मजबूत सशक्त आदमी जो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तुम गोधरा में लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाए। हमारा आरोप ये नहीं है कि तुमने मरवाया है,
वो बता दें क्या शब्द इस्तेमाल करें। कोई कातिल कहता है, मैंने कातिल नहीं कहा। वो चाहते हैं कि मैं कातिल कहूँ। मैंने ये कहा कि उनका ये मानना है कि किसी कोर्ट ने अभी कोई आदेश नहीं दिया जिसको लेकर हम ये कह सके कि मोदी जी की निजी जिम्मेदारी है। उनका जो निजी उनका जो दायित्व था उसके संदर्भ में उनकी जवाबदेही बनती है। बड़े ही शालीन और बहुत ही संभ्रांत तरीके से सलमान खुर्शीद दिल्ली में हमारे संवाददाता से जब बात कर रहे थे, अशोक सिंघल से, बड़ी शालीनता से चीज़ों का जिक्र करते। फर्रुखाबाद में मिजाज दूसरा था। इसका एक मतलब बहुत साफ है कि एक चेहरा वोटरों के पास जो ले जाने वाला होता है, रिझाने वाला होता है, उनके भीतर उनके खून को गर्म करने वाला होता है, वो अलग चेहरा है। और जब आप पद पर आते हैं, मंत्री बन जाते हैं, सत्ता संभालते हैं, तब एक अलग चेहरा। ये दो स्थिति सामने थी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? भाषा तो बिगड़ी हुई है, लेकिन एक सवाल और यहां पर है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कल एक बिसात बिछेगी। एक की बैठक सुबह, एक की बैठक शाम। राजनीतिक तौर पर उम्मीदवार कौन कौन होंगे, किस किस नारों को लेके जाएंगे, निशाने और निगाहों में कौन रहेगा, आइए ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का इरादा साफ है। जो अंतर्द्वंद्व पार्टी के भीतर मोदी के नाम के ऐलान के पहले नजर आ रहा था, वो कम से कम सतह पर नजर नहीं आ रहा। कल लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होगी। जाहिर है हर हर मोदी घर घर मोदी का इरादा भी साफ है और पार्टी का निशाना भी। तो बीजेपी कल लोकसभा चुनाव लड़ने वालों की पहली सूची जारी कर देगी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ने का रोड मैप बनाएगी। बीजेपी की सीईसी बैठक मोदी की अगुवाई में होगी, तो कांग्रेस की कैंपेन कमेटी सोनिया गांधी की अगुवाई में। कल सुबह 10:30 बजे होने वाली कांग्रेस की कैंपेन कमेटी में सोनिया गांधी के अलावे राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, सुशील कुमार शिंदे, चिदम्बरम समेत 2 हारे हुए सीएम शीला दीक्षित और अशोक गहलोत भी होंगे और कुल मिलाकर इस बैठक में 50 लोग शरीक होंगे। वहीं बीजेपी की बैठक शाम 6 बजे होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी के अलावे राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली समेत 19 लोग मौजूद रहेंगे। लेकिन यहां जीते हुए बीजेपी के सीएम इस बैठक में शरीक नहीं होंगे। दरअसल कांग्रेस अभी सीटों के ऐलान से बच रही है, लेकिन जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 93 उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। वहीं बीजेपी कल 50 से 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस ने जिन उम्मीदवारों को तय किया है उसमें 21 यूपी के हैं, जबकि बीजेपी की पहली सूची में ना तो कोई यूपी का उम्मीदवार है और ना ही बिहार का। बीजेपी यूपी के उम्मीदवारों का ऐलान 2 मार्च की लखनऊ रैली के बाद करेगी। यह तो लगभग तय माना जा रहा है कि पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट कौन सी होगी यह सिर्फ मोदी जानते हैं, या कहें अभी सहमति की जरूरत है। हालांकि कल की बैठक के बाद यह तय है कि तमाम बड़े नाम इस बार चुनाव मैदान में कूदना चाहते हैं और उनके नाम भी पहली सूची में जरूर आ जाएंगे। बीजेपी की दूसरी सूची दूसरे हफ्ते यानी मार्च के दूसरे हफ्ते में जारी होगी, जबकि कांग्रेस चुनाव के नोटिफिकेशन के साथ ही सूची जारी करेगी। उसको इंतजार नोटिफिकेशन का है। बड़ी महीन लकीर खींची जा रही है नरेंद्र मोदी को लेकर, कहां से लड़े। और संयोग देखिए, पहली जगह जो अब तय हो रही है अभी तक चर्चा के हिसाब से, उसमें एक नाम पटना का है। खैर छोड़िए इसे। कांग्रेस 4 सीटों पर 4 कलाकारों को उतारेगी। 4 चेहरे आपके स्क्रीन पर, जरा समझिए। जयप्रदा मुरादाबाद से, नगमा फूलपुर से लगभग तय होने की बात हो रही है। राज बब्बर साहब लखनऊ से मांग रहे हैं, सहमति नहीं हुई है, लेकिन रवि किशन जौनपुर से लड़ेंगे, ये लगभग। तो ये फिल्मी 4 इक्के हैं। यहाँ पर कहते हैं कि फिल्मी कलाकारों के सामने जब राजनीति आती है, फेल पास इसलिए बड़े जल्दी नजर आते हैं क्योंकि यहाँ कोई रीटेक नहीं होता है। राजनीति रीटेक नहीं मांगती है।